हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट में हम पहली बार इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत में मिशनरियों का आगमन हुआ। उस समय अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज सरकार दो चीज़ चाह रही थी कि भारत के लोग या तो अंग्रेजी सीख लें या तो हम उनकी वाली हिंदी सीख लें और उन्हें समझा सकें कि आपके वेलफेयर के लिए हम आए। और इसीलिए धर्म परिवर्तन और मिशनरियों को भी आगे कराया गया कि अगर वो मिशनरियों के माध्यम से वो अंग्रेजी कल्चर या ब्रिटिश कल्चर को सीखेंगे, कन्वर्ट होंगे, तो उनके लिए यानी कि अंग्रेज़ों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगा। लेकिन आज़ाद भारत के बाद स्थितियाँ कुछ अलग रहीं। विभिन्न प्रकार से हमने जबरन धर्म परिवर्तन के बहुत से इंसिडेंट्स देखे, बहुत से कानून भी आए। इत्तेफाक से कुछ कानूनों को मैंने स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पे कवर भी किया है। अभी कोई 20-25 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जहाँ पे मैंने बात की थी कि उत्तराखंड सरकार किस प्रकार से बहुत सख्त कानून लेके आई है। वो कानून जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा भी मुकर्रर है। इसके अलावा मॉनेटरी पनिशमेंट भी था कुछ। लेकिन जब मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ, आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के उस बिल के बारे में जो थोड़ा और सख्त है, जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त है। आजीवन कारावास के साथ साथ 50 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान। 50 लाख बड़ी अमाउंट होती है। हम बात करेंगे विस्तार से इस पे। आप देख सकते हैं कि विभिन्न जो न्यूज़ पेपर्स हैं, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू, उन्होंने लगातार इसको कवर किया है और ये बिल को लेके सरकार तैयार है। आने वाले सदन की कार्रवाई में वो इसको पास करने के निश्चित पूरा प्रयास करेंगे। विस्तार से बात करते हैं कि क्यों चर्चा में है। तो चर्चा में इसलिए है, जो मैंने बताया कि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल 2025 जो है वो आया है। खास बात क्या है कि इस पे विपक्ष जो है वो बहुत नाराज लग रहा है, उसकी अपनी आपत्तियां हैं। सरकार ने जो ये कानून लाया, सरकार के अपने पक्ष हैं। हम पक्ष विपक्ष की बात करेंगे, क्या क्यों कैसे। मैं हर वीडियो में क्या क्यों कैसे पे बात करता हूं और स्पेशल टर्म्स की बात भी करता हूं। उन सबको समझाते हुए निष्कर्ष क्या होगा वहां तक हम पहुंचेंगे, वहां तक हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, बताता चलो, हिंदी साहित्य जो मैं लेके आता हूं, जो कबीर दास से शुरू हो रहा है, उसका जो बैच है, अंतिम तिथि 15 सितंबर है, यानी कि 15 सितंबर को बैच क्लोज हो जाएगा। 15 सितंबर को बैच क्लोज हो जाएगा, तो देर नहीं करना है आपको। इस बैच से जुड़ने के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। कबीर दास से बैच शुरू हो रहा है, आपको देर नहीं करनी चाहिए। इस बार रिजल्ट देखिए, इस बार पेपर देखिए। हिंदी साहित्य का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा, पेपर तो शानदार रहा। मैंने उसका जो कहते हैं कि पहली प्रतिक्रिया वो की हुई है। आप स्टडी IQIAS हिंदी के लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करके आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं मुझसे। चलिए बात करते हैं कि क्या है विधेयक। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई चीज़ जब सरकार ड्राफ्ट करती है, विधेयक के रूप में ड्राफ्ट करती है, जब वो पास हो जाता है उसके बाद वो अधिनियम बन जाता है। चीज़ें क्लियर, पहले बिल होता है फिर बाद में एक्ट हो जाता है। ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। चलिए, विधेयक का उद्देश्य क्या है। अवैध धर्म परिवर्तन, ठीक है, जो जबरन या अवैध धर्म परिवर्तन होता है उसको रोकने के लिए लाया गया है। सरकार का क्या कहना है कि लालच, धोखाधड़ी या बल प्रयोग के माध्यम से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। देखिए, एक बहुत बड़ा हमने वर्ग देखा जिसको लालच दी जाती है कि जॉब लग जाएगी, आपके परिवार को लाइफ टाइम वो अन्न मिलता रहेगा, है ना। और भी बहुत प्रकार के लालच, पैसे का लालच और विभिन्न प्रकार के लालचों से धर्म परिवर्तन की सुगबुगाहट हमको देखने को मिली। धोखाधड़ी भी कई बार, जबरन धर्म परिवर्तन इस प्रकार से भी होता है। बल प्रयोग से तो खैर एक ऐसा है जो किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए भारत जैसे देश में, जहाँ पे हम सेकुलर स्टेट की बात करते हैं। मुख्य प्रावधान क्या है, हम 2-3 पेज में प्रॉपर मुख्य प्रावधानों की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपके मुख्य परीक्षा में आता है तो आपको विस्तार से इसे लिखना भी होगा। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए 7 से 14 साल की सजा और न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना है ना। पुराने विधेयक में क्या था, 1 से 5 साल की सजा थी और 15,000 रुपए का जुर्माना था। तो जुर्माना भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सजा तो मतलब जहां 1 था वह 7, 14, लगभग ट्रिपल ये हो गया है। और ये तो खैर देखा जाए तो 10 गुने 12, 15 तिया 45, लगभग 30 गुना हो गया है ना। फिर क्या है, संवेदनशील समुदायों के लिए कड़ी सजा। नाबालिग, दिव्यांग व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के धर्म परिवर्तन पे 10 से 20 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। अगर मैं आपसे कहूं कि एलिफेंट इन द रूम,
अनुसूचित जाति जनजाति सबसे प्रमुख टारगेट होते हैं, जो लोग जबरन धर्म परिवर्तन या अवैध धर्म परिवर्तन कराते हैं। भारत में आपसे ये दुर्दशा छुपी नहीं होगी, आपने विभिन्न न्यूज़पेपर से, न्यूज़ चैनल पे, किताबों में आपने पढ़ा होगा इसको कि जो भारत में होता है ना। और क्या है, इसमें कुछ और विधेयक की कुछ और बिंदुओं को देख लें। अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन, यहाँ पे बड़ी टफ सजा है। जब आप सामूहिक रूप से एक वर्ग का ही, एक घर का ही, एक गांव का ही धर्म परिवर्तन करा देते हैं तो 20 साल आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का न्यूनतम जुर्माना है। ठीक है, लेकिन और भी बात करते हैं विदेशी फंड की बात। धर्म परिवर्तन के लिए अगर विदेशी या अवैध संस्थानों से अगर आप पैसा ले रहे हैं तो 10 से 20 साल की सजा और 20 लाख रुपए का जुर्माना है यहाँ पे, है ना। दोहराने पे दंड क्या, दोबारा अपराध करने पे आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए का। मतलब अगर आप रिपीट ऑफेंडर हैं, आप बार बार दोहरा रहे हैं, तो आजीवन कारावास के साथ में 50 लाख रुपए का जुर्माना है। बड़ा अमाउंट है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द टफेस्ट है अगर भारत की बात की जाए, है ना। संबंधित संगठन का पंजीकरण रद्द हो जाएगा, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इतने जुर्माने के बाद सब पंजीकरण का कोई मुद्दा नहीं। सरकारी अनुदान समाप्त हो जाएगा। अगर आप कोई एनजीओ चलाते हैं, कोई एनपीओ चलाते हैं, कोई संगठन चलाते हैं, कोई सोसाइटी चलाते हैं और आप पे ये आरोप आता है, वो प्रूव होता है, तो ये सभी चीज़ें होंगी, आजीवन कारावास सभी लोगों के और 50 लाख रुपए का जुर्माना। तो इस पर नहीं जाना है। ठीक है, संपत्ति जब्त या ध्वस्त करने का अधिकार तो सरकार आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है इस बारे में, तो दोनों चीज़ें ही हो रही है लगातार। ठीक है, थोड़े और बिंदु में बात कर लेते हैं। विशेष परिस्थिति क्या, विधेयक में कुछ विशेष परिस्थितियों का उल्लेख है जहां सजा और भी कड़ी होगी, जैसे डर दिखा के धर्म परिवर्तन। ठीक है, मैं इसको इधर कर दूं वरना आपको यहां पे दिखेगा नहीं एक्चुअली क्या होता है। हाँ, ये एक्चुअली डर दिखा के धर्म परिवर्तन। भारत में ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे जहां पे गन पॉइंट पे धर्म परिवर्तन किया जाता है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इस प्रकार के बहुत से किस्से देखने को मिले। भारत जैसे सेक्युलर स्टेट में अगर ये चीज़ आ रही है तो इस पे निश्चित तौर पे कड़े कानून बनने चाहिए, है ना। बल प्रयोग होता है, शादी का झांसा दिया जाता है, महिलाओं की तस्करी। अब जैसे शादी के झांसा देके आपने एक पॉइंट सुना होगा, लव जिहाद। मैं ये ज़रूर कहता हूं कि लव जिहाद में कई बार पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट डाल दिया जाता है, पर कई बार वो सत्य भी होता है। और ये रिवर्स लव जिहाद वाली बात भी यहाँ पे दिखती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म में, देखो यार, मोटिव सबके होते हैं और हर जगह पे 2-3% ऐसे लोग होते हैं जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, जिनका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के माहौल को ख़राब करना, सेक्युलर स्टेट के माहौल को ख़राब करना, है ना। चलिए, इन मामलों में न्यूनतम 20 साल से आजीवन कारावास और न्यूनतम 30 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, जो यहाँ पे है विशेष परिस्थितियों में, जब आप किसी का बल प्रयोग करके शादी का झांसा देके महिलाओं की तस्करी के बाद उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो इस प्रकार की सजा है। ठीक है, बात करें इसकी बात की कि क्यों लाया गया विधेयक, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अक्सर ये जो क्यों वाला बिंदु होता है ना, कि क्यों लाया जाए, लोगों के सामने से ये पर्सपेक्टिव हटा दिया जाता है। सरकार अगर लिख रही है विधेयक में क्यों लाया गया, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। क्या है सरकार के तर्क, विपक्षों के तर्क भी सुनेंगे और किसी तर्क को आप इग्नोर नहीं करेंगे। दोनों तर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। कमजोर समुदाय की सुरक्षा, मैंने पहले बताया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं, या विकलांग समुदाय हैं, इस प्रकार के लोग हैं, है ना। कानून मंत्री जो जोगराम पटेल हैं, उनके अनुसार यह विधेयक विशेष रूप से आदिवासी समुदाय जैसे कमजोर वर्गों को जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लाया गया। मैंने पहले बताया, कहीं पे भी भारत में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है, शेड्यूल ट्राइब्स, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, है ना। लव जिहाद पे नियंत्रण, लव जिहाद के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कई वीडियोस में, कि सरकार का कहना है कि जानबूझ के टारगेटेड रूप से कुछ ग्रुप्स हैं जो ये जो फैब्रिक है ना, थिन फैब्रिक भारत में सामाजिक संस्कृति का, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उनको भी सजा मिलेगी। धोखाधड़ी से, लालच, धोखा, बल प्रयोग, मैं कितने ही ऐसे संगठनों को जानता हूं जिनके बारे में मुझे पता चला कि वो इस बात को ऑफर करते हैं कि हम जॉब दे देंगे, हम आपको बेहतर फ्यूचर दे देंगे, पर दरअसल वैसा कुछ होता नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें, है ना। विपक्ष की आपत्तियां क्या है, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए क्या कहा। पहली बात तो कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए, बहुत अगर न्यूट्रल होकर बोलूं तो कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन भारत की एक सच्चाई ये भी है कि जो ग्रामीण तबका है वहाँ पे भी जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट हैं, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है ना। और निश्चित तौर पे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं, तो सरकार को इन पे भी उतनी ही तीव्रता से काम करना चाहिए। ठीक है, चलो। राजस्थान हमेशा से सांप्रदायिक सद्भावना की भूमि रही, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में कितनी बार भी गया, मुझे सबसे, मतलब अगर मैं वेस्ट में गुजरात और राजस्थान या इधर महाराष्ट्र की बात करूं, मुझे राजस्थान बहुत प्रिय है। तो राजस्थान
के बारे में गलत नहीं कहा ना, सही कह रहे हैं। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य में लव जिहाद का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। इनका यह कहना है कि लव जिहाद का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, फिर भी इस प्रकार के कानून क्यों लाए जा रहे हैं। मेरा यह कहना है कि कानून तो रहने चाहिए, हाँ, अगर उसमें कुछ पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है तो उस पर सरकार को काम करनी चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेदार लोकतांत्रिक सरकार है। ऐसा आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप बहुत न्यूट्रल होंगे। कैसे करेगा ये काम, करेगा सबूत का बोझ, यस, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा। सबसे विवादास्पद बात क्या है कि आरोपी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसने धर्म परिवर्तन नहीं कराया है, जिस पे आरोप है। एक तो मुझे एक शब्द से आपत्ति है, आरोपी की बजाय आरोपित शब्द ज्यादा सही होना चाहिए। हर जगह सारे न्यूज़पेपर इसे लिखते हैं, मैंने भी लिखा हुआ है उसको। सामान्यतः न्यायिक व्यवस्था में आरोप लगाने वाले को सबूत देना होता है, पर यहाँ पे उल्टा है। ऐसा ही जो दहेज हत्या वाले केसेस होते हैं वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी जिस पे आरोप लगता है उसको ही बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर ही होता है ना। संज्ञेय और गैर जमानती अपराध क्या, सभी अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल और गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल होंगे। संज्ञेय जिसमें पुलिस सीधे आपको रिमांड में ले लेगी, ठीक है, और गैर जमानती जिनमें अमूमन जब तक अदालत सामने नहीं आती आपको जमानत नहीं मिलती है ना। बहुत मतलब टफ होता है जमानत मिलना, ये अपराध है। मतलब क्या, संज्ञेय क्या, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, गैर जमानती आसानी से जमानत नहीं मिल सकती, ठीक है। घर वापसी की छूट, इसमें एक बिंदु क्या है कि अगर महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि अपने मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा, इसे घर वापसी कहा जाएगा। तो अगर मान लो कि आप ए रिलीजन से बी में कन्वर्ट हुए और फिर आप बी से ए में कन्वर्ट होना चाहते हो, तो उसमें आप इसके दायरे में नहीं आओगे, बर्डन ऑफ प्रूफ जैसी चीजें आपके लिए नहीं होंगी, है ना। चलिए, अंततः हम क्या कह सकते हैं कि यस, जो धर्म परिवर्तन का विरोधी विधेयक एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। एक तरफ यह कमजोर वर्गों की सुरक्षा का दावा करता है, वही दूसरी तरफ यह धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद के अधिकार पर सवाल खड़ा करता है। देखो, यहां पे जब हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं ना, तो एक बात मैं बड़े क्लियर तरीके से बता दूं कि जब भी हम भारत की बात करते हैं, अनुच्छेद 25 की बात करते हैं, तो वहां पे कॉन्शियस की बात आती है। हम संज्ञानात्मक रूप से जिस धर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं हम जुड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे जब बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे है जिस पे आरोप लगा है, तो उसको प्रूफ करना कई बार टफ हो जाता है। शायद सरकार जब इस विधेयक पे चर्चा कर रही होगी तो कुछ और तार्किक रैशनल पॉइंट्स इसमें जुड़ेंगे तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। बाकी जैसा विपक्ष कह रहा है कि यस, बेरोजगारी वगैरह मुद्दों पे भी बात करनी चाहिए सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है कि अन्य बिंदुओं पे भी उतना ही ध्यान दिया जाए, ठीक है। चलिए, बताता चलूँ, जो हमारा 2027 का टारगेटेड प्रतिज्ञा बैच है, 3 सितंबर को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। डेट एक्सटेंड कर दी गई है चूंकि इतनी हैवी डिमांड थी, इतनी हाई डिमांड थी, है ना। अच्छा, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में ये बैचेस उपलब्ध हैं। बड़ी बात क्या कि मैं हमेशा कहता हूं कि SIP, IGP, है ना, और MRP, PRP, मतलब यू नेम इट, हर वो पॉइंट, मतलब मैं कई बार बच्चों को जब बताता हूं और मैं बताता रह जाता हूं तो मैं कहता हूं यार कि हमारे समय जितने भी इसमें विशेषताएं हैं, अगर उसकी 2 या 4 विशेषताएं भी होती तो हम बहुत अच्छा किए होते। आपको दिल्ली में रह के फ्री में स्टडी IQ पढ़ाएगा, हर महीने 11,000 रुपये मिलेंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद पूरी फीस वापस हो जाएगी, मुख्य परीक्षा की तैयारी भी पूरी तरह से स्टडी IQ कराएगा, किताबें आपके रूम पे पहुंच जाएंगी, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, अनलिमिटेड मेंटोरशिप है, सीनियर IAS अधिकारियों का गाइडेंस मिलेगा, 1-to-1 मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्ट, क्या चाहिए आप। तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट पा सकते हो उसमें, है ना। डिस्काउंट नीचे लिंक होगी, हमारे ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हो। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके भी यहाँ पे सीधे जुड़ सकते हो मुझसे, ठीक है। बस एक प्रश्न आपसे, आपके हिसाब से ये जो पहले उत्तराखंड सरकार ने बिल लाया, उसके बाद राजस्थान सरकार ने बिल लाया, आपको क्या लगता है कि देश में जो अनुच्छेद 25 है, रिलीजन की जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, क्या ये उस पर किसी प्रकार की चोट है? अगर है तो किस प्रकार से, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।